अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो एवरीडे साइंस से रिलेटेड है और ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर ही जो साइंस स्टूडेंट्स हैं भी या नहीं हैं, लेकिन हर बच्चा ही इस टॉपिक को वो अपने सिलेबस में इसको पढ़ता है और सीएसएस में भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। टॉपिक पहले अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने लगे हैं तो हम उनके बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल। तो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जैसे कि एक मकान है वो ईंटों से बनता है, ठीक है ना। एक जो पुख्ता मकान है वो ईंटों से बना होता है। अगर आप ये इवन के ये अच्छा, जब हम हिस्ट्री ऑफ सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बारे में, कि माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट किसने की। बेसिकली तो माइक्रोस्कोप बहुत पहले इन्वेंट हो चुकी थी, चाहे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, लेकिन 1590 ईयर में दो डच लेंस मेकर थे, उन्होंने फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई थी, उसे इन्वेंट किया था। जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं कि कोई चीज़ बनाई जाती है तो हम उसके लिए इन्वेंशन वर्ड यूज़ करते हैं। और कोई चीज़ अगर जो है पहले से मौजूद है और हमने उसको दुनिया के सामने लेके आ गए, अगर हमें वो चीज़ मिल गई है खुद ही, हमारे सामने वो चीज़ आ गई है या हमने उसे ढूंढा है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिस्कवरी का। तो इन्वेंट का मतलब कि उन लोगों ने बनाई 1590s में। और इन्होंने क्या किया था कि उन्होंने लेंस जो थे एक ट्यूब में यूज़ किए थे, दो लेंस एक ट्यूब में यूज़ करके उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई थी। इससे ये पता चलता है कि पहली वाली जो माइक्रोस्कोप थी उनमें एक ही लेंस यूज़ होता था, लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी उसमें उन्होंने दो लेंस यूज़ किए। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट हुक का नाम इसलिए फेमस है कि उसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। और उसने उस ना सिर्फ सेल को डिस्कवर किया बल्कि उन जो स्मॉल जो यूनिट्स हैं उनको सेल का नाम भी दिया। 1665 में इंग्लिश साइंटिस्ट जो थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पीस ऑफ कॉर्ड जो है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया था। उन्होंने देखा था कि छोटे छोटे से ब्लॉक्स हैं बने हुए, जैसे शहद की मक्खियों के छत्ते छत्ते के अंदर छोटे छोटे से उनके कंपार्टमेंट्स होते हैं। इसी तरीके से उन्होंने देखा कि जो सेल है वो वो भी छोटे से कंपार्टमेंट्स हैं, वो जो पीस ऑफ कॉर्क है उसमें छोटे से जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको सेल का नाम दिया। उसके बाद हम ये वो साइंटिस्ट है जिसने माइक्रोस्कोप, जो ये लेंस मेकर है, सॉरी, जो डच लेंस मेकर है, इसने माइक्रोस्कोप जो है उसे इन्वेंट किया था। और रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। अब हम आगे चलते हैं कि 1683 में, 1665 में तो सेल डिस्कवर्ड हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1683 में एंटोन वान ने उसने ये ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, और उन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को एनिमल क्यूल्स का नाम दिया। अच्छा, अब हुआ ये कि सिंपल माइक्रोस्कोप में वो जब लिविंग सेल को जब ऑब्जर्व किया है, वो तो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे, उन्हें एनिमल क्यूज का नाम दिया। इनफैक्ट वो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे जो हरकत कर रहे थे, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आते थे, वो प्रोटोजोआस थे। प्रोटोजोआ, मैं ये बता दूं कि प्रोटोजोआ जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इतने स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं कि आप माइक्रोस्कोप के बगैर उनको नहीं देख सकते। अब हम चलते हैं आगे सेल थ्योरी को। सेल का नाम डिस्कवर्ड हो गया, ये देख लिया कि अच्छा पहले तो कॉर्क में देखा गया। जब हम सेल थ्योरी की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 1838 में, यानी कि 60s के बाद, तब जाके कब आगे जाके काम हुआ, 1838 और 1839 में जर्मन बॉटनिस्ट जो थे, एक शेल्डन और एक श्वान, जो थे, एक बॉटनिस्ट थे शेल्डन और जर्मन जोलॉजिस्ट जो थे श्वान थे, उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स का, यानी कि जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने प्लांट्स का मुशाहिदा किया और एनिमल्स का मुशाहिदा किया, इन जोलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट ने। और उन्होंने ये कहा, माइक्रोस्कोप के अंदर जब उनका मुशाहिदा किया तो उन्होंने ये देखा कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब सेल से ही बने होते हैं, उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बने होते हैं। फिर 1855 में एक जो है एक और फिजिशियन था, जर्मन फिजिशियन था, और नेम उसका रिडोल्फ था।
और उन्होंने ये आइडिया दिया, कोलैबोरेटेड हिज आइडियाज विद द अदर टू साइंटिस्ट, दो और साइंटिस्ट के साथ मिलके, मतलब सेल, एक बात तो ये तय हो गई कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सेल से बने होते हैं। आगे फिर इन लोगों ने एक सेल थ्योरी जो है वो उसको डेवलप किया। अब सेल थ्योरी जो है वो क्लियरली डिफाइन कर रही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स आर द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ है। यानी कि हर एक सेल की अपनी लाइफ है और वो ज्वाइंटली जो है वो मिल के एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। आगे हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका वो सेल जो है वो ज़्यादा एक तरह से मॉडिफाइड होता है कि उसी एक सेल को सारे ऑर्गेनिज्म का काम करना होता है। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें जो बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें सेल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं। मतलब हर सेल की जो स्पेशलिटी होती है वो ज़रा डिफरेंट होती है। तो उनकी मॉडिफिकेशन हम ये कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जैसे कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की होती है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सेल थ्योरी देख रहे हैं। सेल थ्योरी में तीन मेन पॉइंट्स थे। तमाम ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स आर द मोस्ट बेसिक unit of life, and cells only come from the division of the pre-existing cell. In other words, spontaneous generation of cells does not occur. यानी कि खुद ब खुद जो है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होती सेल की। खुद बस खुद जो है वो सेल जो है वो ग्रो नहीं करता। एक सेल ही सेल को डेवलप कर सकता है, जनरेट कर सकता है। वो खुद से डेवलप नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद आगे जो है मॉडर्न जो वर्जन है सेल थ्योरी का, वो सेल थ्योरी तो है, सही है, उसमें से कोई चीज़ भी डिनाइड नहीं हुई। लेकिन उसमें दो पोस्टुलेट्स जो हैं वो और मज़ीद दो तीन और पोस्टुलेट्स अरेंज कर दी गई। एक तो ये कि एनर्जी फ्लोज विद इन द सेल, कि सेल्स के बीच में एनर्जी फ्लो करती है। सेकेंड जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में पास होती है। यानी कि हमने जब एक बात ये कह दी कि कोई सेल स्पॉन्टेनियसली खुद नहीं बनता, डेवलप नहीं होता, जनरेट नहीं होता, एक सेल ही दूसरे को जनरेट करता है, डेवलप करता है, तो उसका मतलब ये है कि उस जब वो सेल अपने सेल से दूसरे सेल को जनरेट करता है तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो भी एक सेल से दूसरे सेल में जाती है। एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल द सेल इज सेम। अमूमन तमाम जो सेल्स की केमिकल कंपोजिशन सेम होती है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होता है प्रीक्रियोटिक में, यूक्रियोटिक में आगे जाके स्टडी करेंगे। उसके बाद प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, वो भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। वैसे जनरली जो केमिकल कंपोजिशन होती है सेल की वो एक जैसी होती है। अब हम ये देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स। अब हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने लग जाएंगे सेल्स की बेस पे। मैंने आपको कहा था ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसको भी हम डिवाइड करते हैं इसी बेस पे कि उनमें कितने सेल हैं। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, सो दैट ऑर्गेनिज्म विल नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इसका मतलब यह है कि उसका सेल ज़्यादा मॉडिफाइड होता है। तमाम जो सेल एक्टिविटीज़ है वो उसने खुद परफॉर्म करनी होती हैं, जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं, जैसे कि होम्योस्टेसिस एंड मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। उसके बाद है सिंगल सेल जो है मस्ट बी एबल टू ऑब्टेन एंड यूज़ एनर्जी, यानी कि उसी ने ही एनर्जी हासिल करनी है, बनानी है, और जो वेस्ट हैं उनसे गेट रीड करना है, मतलब निजात हासिल करनी है, और जितना भी मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट करना है। उसके बाद तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब यूनि मीन सिंगल, तो दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने हैं उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, वी कैन वॉच देम ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप। हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से उसे देखेंगे। द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म द बेसिस ऑफ द सेल्स में अब दूसरी टाइप पे आ जाते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टी का मतलब काफ़ी, कई। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी दो या दो से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। फिर अगर एक ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर होगा या तो वो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे सेल से बना होता है। एंड दीज सेल्स आर स्पेसिफिक, these cells have specific roles and may function together as a unit, यानी कि एक यूनिट के तौर पे भी काम कर सकते हैं, जिन्हें हम टिश्यू कहते हैं। एक जैसे सेल जब मिल के काम करते हैं वो टिश्यू बनाते हैं। द वन काइंड ऑफ सेल दे फॉर्म टिश्यू, और उसके बाद मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो हैं वो मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स जो हैं डिफरेंट, वो जब आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं वो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब हम सेल की बेस पर जो है द टाइप्स ऑफ द सेल ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट।
या हम ऑर्गेनिज्म को भी डिफाइन कर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक प्रीक्योटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रीक्योटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें प्रीक्योटिक सेल्स होते हैं। यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं। अच्छा, अब हम प्रीक्योटिक सेल की बात करते हैं। प्रीक्योटिक सेल्स जो हैं, जब हम इसकी बात करेंगे कि तो ये सेल की वो टाइप होती है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, डिफाइन न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब न्यूक्लियस तो होता है, न्यूक्लियस के जो अंदर वाले जो पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस है, डीएनए वगैरह जो है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो तो मौजूद होता है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म में वैसे एक जगह पे इकट्ठा होता है, उसकी गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के कंपोजिशन वाली मतलब कंपोजिशन तो होती है, मटेरियल न्यूक्लियस का मौजूद होता है, लेकिन प्री डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। और उसके बाद कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं होता। मतलब जैसे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनल्स क्या कहलाते हैं, जो सेल के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसके ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। सेल की कंपोजिशन जो है, जो उसके अंदर पार्टिकल्स जो भी चीज़ें मौजूद हैं, उसके ऑर्गेनल्स हैं। अब ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन, उनकी प्री डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है, अच्छी मेम्ब्रेन होती है, क्लियरली मेम्ब्रेन होती है, या इवन के डबल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं सेल के अंदर। लेकिन प्रीक्योटिक सेल में दो काम होते हैं, एक तो ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी मौजूद नहीं होते। ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिंपल होते हैं, ऐसे ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होते जिनके गिर्द एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बनी हो, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो बैक्टीरिया और आर्ची जो है, ये इसकी एग्जांपल है। अब ये है प्रीक्योटिक सेल। इसका अगर आप ये देख लें, ये इसका स्ट्रक्चर है, बड़ा सिंपल है। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है, जो डीएनए है, ये ऐसे ही मौजूद है, इसके गिर्द कोई घेरा नहीं है, इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये न्यूक्लियस के जो अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं, वो साइटोप्लाज्म में वैसे ही एक जगह पे इकट्ठी हैं। राइबोसोम्स हैं, और ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर और कोई, जैसे हम सेल ऑर्गेनल्स, जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरे ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। तो ऐसे वैसे कोई ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं है जिनके गिर्द प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है। ये देखें, ये राइबोसोम्स जो हैं, ये मौजूद हैं, सिंपल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं इनमें। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं यूक्रियोटिक सेल में। अगर हम यूक्रियोटिक सेल को देख लें, तो प्रीक्योटिक और यूक्रियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है कि इसमें प्री डिफाइंड न्यूक्लियस होता है यूक्रियोटिक सेल में, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ऑर्गेनल्स भी होते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि यूकैरियोटिक सेल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ऑर्गेनल्स नहीं होते, नहीं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, और प्री डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसके गिर्द एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। द वर्ड यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू कर्नल और ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है, बड़ा ही मॉडिफाइड सेल है। काफ़ी तरह तरह की आपको इसमें ऑर्गेनल्स की वैरायटीज़ नज़र आ रही हैं। ये न्यूक्लियस है, प्रॉपर तरीके से एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। छोटे छोटे ये न्यूक्लियस पोर्स हैं, इसी के अंदर डीएनए और क्रोमोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस के गिर्द ये देख लें, ये वाले जो स्ट्रक्चर है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और उसके बाद जो है आपको इसमें गोल्गी